हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का सेट 2। हाँ, मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गैस किया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पहला सेट नहीं देखे हैं, वीडियो में जाकर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ये दूसरा सेट है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, मतलब 2-3 सेट मिलेगा आप लोग के एग्जाम के लिए, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि सबको भलाई हो। चलिए, सोशल साइंस एसएसटी का देखते हैं सेट 2। क्वेश्चन पहला नंबर ये है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी, है ना? नेपोलियन, निकोलस, जिसेपी मेस्नी, मेटरनिक। तो सही आंसर हो जाएगा जिसेपी मेस्नी। अच्छा, आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सेट जो है वो पूरा है ना? आप लोग के 30 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा रहेगा, पूरा मतलब पूरा सेट है। आगे है कि राष्ट्रवाद में जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है कि 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी, है ना? तो ऑप्शंस है कुस्तुनिया की संधि, रोम की संधि, मस्तिक की संधि या पेरिस की संधि, है ना? कौन सा संधि जो था? तो सही आंसर हो जाएगा कुस्तुनिया की संधि। आगे आंसर है, ये आगे क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था ना, जालियांवाला बाग में मैदान में जो था, अमृतसर के गांव वाले लोग जो है किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? किस मेला? तो बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। सही आंसर हो जाएगा बैसाखी मेला। आगे क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा आंदोलन, बारदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? तो सही आंसर हो जाएगा बारदौली आंदोलन। आगे है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होता था? है ना? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या दक्षिणापथ, है ना? तो रेशम मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा, छठा का। आगे क्वेश्चन है कि किस मशीन के आने से बुनकर को बड़े करघरे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने की मदद मिला? भाप इंजन, स्पेनिंग जेनी, फ्लाई शटल, इनमें से कोई नहीं था। स्पेनिंग जेनी सही आंसर हो जाएगा, 7 का। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। किस मशीन के आने से बुनकर को बड़े करघरने जो था ना, जो था ये तो सूत काटने वाला था, बड़े करघरने चलाने के लिए जो कपड़ा बनाने में मदद मिला। तो सही आंसर इसका, सॉरी गलत हो गया, इसका फ्लाई शटल हो जाएगा, 7 का। फ्लाई शटल होगा, है ना? फ्लाई शटल इसका सही आंसर हो जाएगा। 1821 के संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था, है ना? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या विनोबा भावे? सही आंसर हो जाएगा वो आपका राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या था? है ना? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो सही आंसर हो जाएगा वो अधिक सिंचाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संसाधन प्रकृति का देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है ना? तो संसाधन का ह्रास हुआ है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों को हाथ में आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आगे है, वे जातियां जिन्हें लुप्त होने का खतरा है ना, वो क्या कहलाते हैं? दुर्लभ जातियां, स्थानीय जाति, संकटग्रस्त जाति, लुप्त जाति। तो सही आंसर हो जाएगा वो संकटग्रस्त जाति, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि पश्चिम भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने के जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जो है ना, छत का वर्षा का संग्रह करने का आम तरीका था? है ना? गुजरात, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र। सही आंसर जो हो जाएगा, जहां पानी की कहाँ कमी बहुत ज्यादा है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक ही फसल लंबे चौड़े जगह पर उगाया जाता है? स्थानांतरित कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि या गहन कृषि? सही आंसर हो जाएगा वो रोपण कृषि। आगे क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइड, अभ्रक, लोह अयस्क या तांबा? है ना? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभ्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा नगर जो है लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण का केंद्र है ना? मुंबई, जमशेदपुर, बेंगलोर या दिल्ली? सही आंसर जो हो जाएगा वो जमशेदपुर। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिमी के गलियारे से जुड़े हैं? है ना? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी, है ना? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, सिलचर और तथा पोरबंदर।
आगे क्वेश्चन है, बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में किन भाषाओं बोलने वाले समूह के बीच में तनाव जो था बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच जो है सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम में तो 2 ही भाषा बोला ही जाता था मुख्य रूप से, फ्रेंच और डच। जब केंद्र और राज्य सरकार की सत्ता को लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? वितरण, केंद्रीकरण, संगठित या विकेंद्रीकरण? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, है ना? जब मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां जो स्थानीय सरकार को दिया जाता है तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। आगे, मैक्सिको ओलंपिक की एक कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन या नस्लाभेद आंदोलन? राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। आगे क्वेश्चन है कि बामसेफ, है ना? बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है ना? किसानों का, कर्मचारियों का, महिलाओं का, उद्योगपतियों का? तो कर्मचारियों का सही आंसर हो जाएगा। बामसेफ जो है कर्मचारियों का आंदोलन था। आगे क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना? इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने का प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है वैधता, समानता, तानाशाही, पारदर्शिता? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, है ना? तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है। आगे क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर करती है ना? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय? इनमें से सभी तो सही भी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह के गतिविधियों को शामिल किया गया है ना? सेवा क्षेत्र में, तो सेवा में कृषि, डेयरी में, ये सब तो क्या हो जाता है? ये तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, चीनी गुड़ ई बनना तो द्वितीय हो गया। अरे परिवहन संचार जो है सेवा क्षेत्र में रखा गया, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुओं सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है? संगठित, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय क्षेत्र? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? है ना? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो था वो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1948, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1960? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 अप्रैल 1949। आगे क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? है ना? 1991, 1993, 1992, 1995? विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1995, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादक को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? सूचना तकनीक, सार्वभौमिकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनी, निवेश? ये तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सार्वभौमिकरण। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, निम्नलिखित में से किस दिन जो है हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? किस दिन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव रहा, अब सब्जेक्टिव की बारी। तो पहला क्वेश्चन है ना? 6 का आंसर देना रहेगा। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकार के निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो कि अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है। आगे है, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? है ना? तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग जो है किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने से मतलब रोक लेते हैं, तो उसी को पिकेटिंग बोला जाता है। वर्षा जल संग्रह क्या है ना? वर्षा जल संग्रह जो है वो वर्षा के जल का संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है, और इसमें से वर्षा को जो है और वर्षा के जल को रोकने के लिए और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचे का, जैसे कि कुएं, गड्ढे, बांध आदि का निर्माण किया जाता है, और इसके द्वारा न केवल जल का संग्रह होता है, अपितु जो है जल को भूमिगत में जो है नीचे, भूमि के नीचे होने के लिए अनुकूल परिस्थिति भी पैदा हो जाती है। आगे क्वेश्चन है, लो खनिज और लो एस्क खनिज में क्या अंतर है? तो लो खनिज क्या होता है और लो एस्क खनिज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो लो खनिज में कठोरता पाई जाती है, और अलो खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लो खनिज में प्रायः भूरे रंग के होते हैं, और अलो खनिज कई रंगों के होते हैं, है ना? लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज हो गया इसमें, ये सीसा, जस्ता, अवरक, सोना आदि अलो खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद क्या है ना? तो समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच में उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैया को जो है वो जातिवाद कहा जाता है।
आगे है वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग जो है हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोगों को क्रमागत के रूप में उनके नीचे रहना पड़ता है। तो ये वर्ण व्यवस्था है। आगे है हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? तो किसी समूह में व्यक्ति की स्थिति अलग-अलग होती है और एक समूह की तुलना दूसरे समूह के करने के लिए जो है हम औसत का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश में व्यक्तिगत आय अलग-अलग होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या की औसत आय जो है ना, आय जानकर हम दूसरे देश की औसत आय की तुलना कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ में व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं को मुक्त प्रवाह के साथ में जोड़ना जो है वो व्यक्तिकरण सॉरी वैश्वीकरण कहलाता है ना? अब इसका जो है घनिष्ठ संबंध जो है उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है। वैश्वीकरण का अवधारणा निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन-कौन तथ्य पर निर्भर करता है? तो पहला जो है वो विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह। अगला है विदेश निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह ये सब। आगे क्वेश्चन है कि 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है, 3 नंबर का है, 150 शब्द में देना है लगभग। तो क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध जो था किस प्रकार किया? वर्णन करें। है ना? तो भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? है ना? या मतलब ये दोनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत में विभिन्न शासक के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया था, जिसे रॉलेट एक्ट नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट एक प्रकार का जो था एक प्रखर विरोध हुआ। इसका जो है गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करने की भी घोषणा की। इस नागरिक अवज्ञा को जो था वो 6 अप्रैल 1919 में जो है एक हड़ताल के साथ में प्रारंभ होना निश्चित किया गया था। उसका बाद जो था कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियों में जुलूस को आयोजन किया गया और रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकान जो था वो बंद कर दिया गया, टेलीग्राफ सेवाएं को बाधित कर दिया गया और इस प्रकार से जो था ये अव्यवस्था को आलम फैल गया था। उसके बाद अंग्रेज ने जो था वो राष्ट्रवाद पर दमन शुरू कर दिया। अनेक नेताओं ने हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी को दिल्ली प्रवेश करने पर पाबंदी भी लगा दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो 10 अप्रैल 1919 को जो था ना 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर पर एक शांतिपूर्ण जुलूस था उसमें गोली चलवा दिया और इससे लोग जो थे उग्र हो उठे और बैंकों डाकघर रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिए। या फिर तो क्वेश्चन रहेगा कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो अंग्रेज ने जो था अंग्रेज के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कर दिया था। अब जिसका उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने, है ना? अब गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। अब नमक जो था वो सर्वसाधारण के भोजन के जो था अनिवार्य हिस्सा था। मतलब सब व्यक्ति कोई भी समाज का है, किसी तरह भी व्यक्ति है, उसको नमक का ज़रूरत पड़ता ही था। इसलिए जो गांधी जी हैं वो नमक को मतलब मेन मुद्दा बनाए। अब चिकित्सा दृष्टिकोण से भी भोजन में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। अतः नमक नमक जो था वो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को सबसे दमनकारी पहलू बताया। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने-चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से जो था वो 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक जो था पैदल यात्रा किए थे। यद्यपि जो था वो नमक आंदोलन जो था वो केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस है ना में से एक राष्ट्रीय विरोध की भावना को जन्म दिया और दांडी मार्च जो था अभूतपूर्व घटना हुई और जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को मतलब हिलाकर रख दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों को व्याख्या करें, है ना? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के लिए हित की रक्षा के लिए पास किया गया था, उनमें से कॉर्न लॉ कहा जाता है। और इन कानून के द्वारा जो था विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात पर पाबंदी लग गया था। और इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप जो था वो जब ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की मूल्य बढ़ने लगे थे तो उसमें हाहाकार मच गया था और विवश होकर जो सरकार ने ये कानून को हटाने पड़े और इस कानून के हटाने पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा। क्या-क्या प्रभाव पड़ा? तो खाद्य सामग्री सुस्ती जो सॉरी स्वास्थ्य जो मतलब खाने की जो भी सामान था वो सस्ती हो गई थी, है ना? जिसमें से साधारण और गरीब लोग जनता जो था वो खूब लाभ मतलब ये सबको बहुत लाभ मिला। अब जब बाहर से खाद्य पदार्थ सस्ते दामों पर इंग्लैंड आने लगे तो वहाँ भूस्वामी जो था बर्बाद हो गया था और बहुत सी भूमि जो था ऊसर हो गया और खेती करने वाले बहुत से किसान जो थे वो बेरोजगार भी हो गए थे। आगे है भारत की किन्हीं 4 लो अयस्क पेटियों का व्याख्या करें, है ना? तो उड़ीसा, झारखंड पेटी,
उड़ीसा झारखंड पेटी में उड़ीसा को उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क जो था मयूरभंज व केदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदान पे से निकाला जाता है। इससे संगीन झारखंड के सेबू जिले गुआ या फिर तो नोवा मुंडी या हेमेटाइट अयस्क के लिए खनन किया जाता है। आगे है दुर्ग जो था बस्तर जो है ना, चंद्रपुर पेटी है ना, ये पेटी महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ राज्यों में अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला है ना, पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है। इस जिसमें कि जो है गुणवत्ता का लोहा जो है ना, इस गुणवत्ता का लोहा 14 जमाव मिलते हैं। इनमें से इस्पात बनाने के में जो है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण का विद्यमान होता है। उसी तरह से बेलारी जो है ना, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर जो है ना, तुगमरकुर पेटी उसके बारे में है। फिर महाराष्ट्र गोवा की पेटी ये सब देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होना चाहिए। तो चावल की खेती के लिए जो था वो क्या होना चाहिए कि चावल की ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का बहुत अनुकूल है। अब इसके लिए औसत वार्षिक जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तापमान 24 डिग्री से अधिक होना चाहिए, है ना। मिट्टी जो है दोमट उपजाऊ मिट्टी है, जिससे काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके, है ना। इस फसल के लिए बहुत से उपयोगी भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटी डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है वो मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। इसलिए चावल जो है अधिकतर जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये जगह पर खेती किया जाता है। आगे क्वेश्चन है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए किन्हीं 3 मानवीय कारण को बताइए। तो सस्ते श्रमिक की उपलब्धि, संचार एवं परिवहन के साधन, पूंजी व बैंकों की सुविधा, अथवा सड़क परिवहन के 3 गुण को बताना है। तो सड़क परिवहन के 3 गुण है। परिवहन के अन्य साधन की अपेक्षा सड़क पर निर्माण लागत बहुत कम होता है। सड़क को दुर्गम स्थान पर भी बनाया जा सकता है। सड़क जो है वो नगरों और गाँवों मोहल्लों की गलियारों में भी बनाया जा सकता है। सड़क छोटी दूरी की यात्रा के लिए, माल परिवहन के लिए उत्तम साधन भी है। आगे क्वेश्चन है लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब लोकतंत्र किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। उपयुक्त कथन के जो है पक्ष और विपक्ष के तर्क देना है। तो इस कथन में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार होता है। इसलिए लोकतंत्र में किसी भी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता है। चुनाव लड़ने वाले को यदि अमीरों को वोट चाहिए तो उन्हें गरीबों को भी वोट देना मतलब मिलना वोट भी चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक दल दोनों वर्गों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। फिर भी यदि कोई मतभेद उठ जाते हैं तो उनमें से सबसे अच्छा हल लोकतंत्र में ही संभव है, जहाँ हर व्यक्ति जो है ना, हर एक की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। या फिर तो आगे क्वेश्चन है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों से जो है राजनीतिक दलों को प्रभावित अवश्य करते हैं। आगे है कि अधिकांश दबाव समूह किसी न किसी राजनीतिक दल में से जुड़े होते हैं तथा राजनीतिक दलों के सहयोग और परामर्श से अपनी गतिविधियों को संचालन करते हैं। और ऐसे दबाव समूहों का शीर्ष पदों पर राजनीतिक दल के नेता जो है विराजमान होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय अखिल विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी के जो है ना, तथा NSUI कांग्रेस से संबंधित है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के कार्य का मतलब किन्हीं 4 का वर्णन करना है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है, 4 काम का मतलब वर्णन करना है। तो पहला काम है राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना, है ना। तो राजनीतिक दल जो है उम्मीदवार चयन दल के नेता द्वारा जो है अथवा सदस्य तथा समर्थक द्वारा जो होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव जीतना चाहता है ना, ताकि सत्ता प्राप्त कर सके। अगला काम है कि सरकारी नीतियों, है ना, सरकारी नीतियों को दिशा निर्देश देना। विभिन्न राजनीतिक दल का अपनी अपनी नीति और कार्यक्रम का मतदाता को सामने रखते हैं, जो जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों का अथवा कार्यक्रमों को चुनती है। उसी तरह से आगे कानून निर्माण करना। राजनीतिक दल को कानून निर्माण करना महत्वपूर्ण भूमिका है। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें जो है राजनीतिक दल के सदस्यों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथा काम है कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालन करना। चुनाव में जो है जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करती है। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि मुद्रा का आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की समस्या किस तरह से सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाना है। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों को आदान प्रदान चीज़ों से होता है और उसमें मुद्रा का प्रयोग की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है ना? परंतु ऐसा करना कितना कठिन है ना? यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि एक जूता बेचने वाला जो है व्यक्ति है ना? गेहूँ खरीदना चाहता है, तो पहले उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा और फिर उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो कि एक तरफ जूता को खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ गेहूँ बेचना चाहता है। इस प्रकार से जो है वो इस लेन-देन में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
और पहले तो इससे जूता खरीदने वाला व्यक्ति को खोजना पड़ेगा, फिर दूसरा वह गेहूँ बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो परंतु इसमें क्या है कि मुद्रा का प्रयोग से जूता बनाने वाला जो है किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और इस मुद्रा से वह जाकर जहाँ चाहेगा वहाँ से गेहूँ खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा द्वारा जो है दोहरे संयोग को समस्या नहीं होती है और यह अपने आप हल हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारण से हुई है, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। तो बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रयास के रूप में व्यवस्थित रूप से भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के उद्देश्य से उत्पादक तथा विक्रेता के अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों को रोक लगाना तथा उपभोक्ता की हित में रक्षा करना था। अब इसमें क्या है कि ये 1970 के दशक में अनेक उपभोक्ता संगठन का गठन किया गया। संगठनों द्वारा वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। आगे चलकर सड़क, यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाव तथा राशन की दुकान में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया। और इस उपभोक्ता आंदोलन का परिणाम था कि 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पर लागू किया गया, जो सामान्यतः जो है कोपरा के नाम से जाना जाता है। अब आगे जो है वो 4 का आंसर देना है ना? लॉन्ग है आंसर देना पड़ेगा। तो 19वीं सदी में भारत जो था ना, भारत में गरीब जनता का मुद्रण एवं संस्कृति का प्रसार का क्या असर हुआ? तो 19वीं सदी में भारत जो गरीब जनता मुद्रण संस्कृति का निम्नांकित असर हुआ कि अनेक लोगों को छापेखाने में काम मिला, सस्ती मुद्रण सामग्री एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय समाचार मिलने लगे। उसी तरह से भाषाई प्रेस में गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया गया। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में महिलाओं के कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्यों हमला किया? तो स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दी थी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूर का कार्य लेती थी और इसके कारण मजदूर की मांग घट गई, है ना? बेरोजगारी की आशंका में मजदूर पर खासकर महिलाएं नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका भी मतलब व्यापक था। जब ऊन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरत और हाथ से ऊन की कताई करती थी और जो कि काम से हटना पड़ा और इसी कारण महिलाओं जो था स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर दिया। आगे क्वेश्चन है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था को विशेषताओं को लिखना है ना? संघीय शासन व्यवस्था क्या-क्या विशेषता है? तो पहला विशेषता है कि भारतीय संघ किसी राज्य को संघ को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में जो है वो राज्य प्रतिनिधि के समानता का अभाव है। भारतीय संघ में एकल नागरिक की व्यवस्था जो है, न कि दोहरी नागरिक की। आगे जो है वो भारतीय संघ के केंद्र और राज्यों के बीच में किसी संविदा अथवा करार का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका निर्माण या विशेष ऐतिहासिक परिक्षेप हुआ है। आगे है कि संसद द्वारा जो है राज्य की सीमाओं पर में जो है परिवर्तन के लिए राज्य की समाप्ति जो है वो आवश्यक नहीं है। इस तरह से आगे आगे अथवा में क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिकरक और एक नैतिक कारण जो है बताना है। तो सत्ता के जो साझेदारी है ना? तो सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाला तर्क जो है बहुत से राजनीतिकों की सत्ता की साझेदारी के पक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख जो है पहला युक्तिपरक कारण है। युक्तिपरक कारण में जो है वे बड़ी गहरी सोच पर आधारित होते हैं और जिन्हें लाभ-हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। तो सत्ता की साझेदारी में विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव भी कम होता है ना? यह पक्षपात का अंदेशा कम करती है, विभिन्न विविधताओं को अपनी में समेट लेती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये सारा चीज़। नैतिक कारण क्या है? तो नैतिक कारण है कि कुछ लोग ने नैतिक कारण के सत्ता को साझेदारी का जोरदार समर्थन किया। पहला जो है सांझी, है ना? सरकारें में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने का जो है वाले राजनीतिक दलों को पूर्ण न्याय हो जाता है। अल्पसंख्यक लोगों की भी अवहेलना नहीं होती है और इसलिए उनके मन में कोई भी आक्रोश या भावना नहीं पनपती है। आगे क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है या संगठित या असंगठित क्षेत्र के बीच में आप विभेद कैसे करेंगे? अपने शब्दों में जो है वो उत्तर देना है। तो पहले देख लेते हैं संगठित क्षेत्र क्या होता है। तो वैसे उद्यम अथवा कार्यस्थान जहाँ रोजगार का अवधि जो है नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र में उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा उन्हें सरकार के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो असंगठित क्षेत्र को ऐसे उद्यम अथवा कार्यस्थान जहाँ रोजगार का अवधि जो है अनियमित होती है ना, नियमित नहीं होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम करना नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं और ऐसे उद्यमों को सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है। या फिर तो आगे क्वेश्चन है व्यापार और निवेश नीतियों की उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? किन्हीं 4 का उल्लेख करना है।
तो पहला देखते हैं कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण का परिणाम स्वरूप आयात-निर्यात में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब इससे विभिन्न देशों के एक-दूसरे के नज़दीक आने का अवसर भी प्राप्त होता है और वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। अब विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी बल मिलता है ना? आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का अधिक उपयोग कैसे हुआ? है ना? तो संसाधन का अधिक उपयोग प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाना पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का आवश्यकता भी पड़ती है। आगे एक संसाधन की उपलब्धता अपने आप जो है विकास के कारण नहीं बनती है जब तक कि किसी है ना जबकि उसे उपयोग में लाने के लिए लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल विकास नहीं किया जाए। जैसे कि प्रौद्योगिकी का विकास होता है ना? उसी तरह से संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर भी किया जाने लगा है। या फिर तो आगे क्वेश्चन है कि जल जो है वो दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? तो जल जो है यद्यपि प्रकृति का असमाप्य होने वाला उपहार है ना? कि फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक माँग एवं दुरुपयोग के कारण जल का स्तर जो है लगातार नीचे जा रहा है। अब जल दुर्लभ होता जा रहा है, जल की कमी इस समस्याओं को जल दुर्लभता कहा जाता है। इसका कारण क्या-क्या है? जल दुर्लभता का कारण? तो पहला कारण है कि संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% मीठे पानी है और इस मीठे जल का कोई भी 70% भाग जो है वो पहाड़ों पर है ना? पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा जो है बहुत कम है। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण जो है प्रति व्यक्ति पानी का भी उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। उसी तरह से आगे है कि जब हम जो है खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। इस तरह से देख लीजिएगा। 52 नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैप से, है ना? भारत में दिए गए रेखा मानचित्र को प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र को एवं तेल जो होता है ना? तेल उत्पादन के नाम को मिलान करना है ना? तो पहला है पारादीप, फिर है नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र और हल्दिया और कोयला क्षेत्र और कोची। ये जो भारत के मानचित्र में दिखाना है 5 जगह का नाम। तो कोयला क्षेत्र जो है ना? झारखंड में ही हम लोग दिखा देंगे, है ना? झारखंड में कोयला क्षेत्र 1 नंबर पे कोयला क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा जो है वो हल्दिया है ना? ये आपका है इधर पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद तीसरा है पारादीप, है ना? ये उड़ीसा में। उसके बाद 4 नंबर में है नेल्लोर अभ्रक क्षेत्र, जो कि आपका अ, यहाँ शायद हो जाएगा आपका क्या चेन्नई, तमिलनाडु क्षेत्र है, इधर देख लीजिएगा। उसके बाद 5वां में है कोची, जो कि इधर केरल में है। तो ये रहा आप लोग के लिए दूसरा सेट, इसके बाद भी और भी सेट आप लोग के लिए आएगा।